नमस्कार। आज हम कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत कंपनियों के प्रकार के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कंपनियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कंपनियों के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से निर्माण की विधि के आधार पर, दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर और अन्य कंपनियों के प्रकार होते हैं, जिसके बारे में आज हम इस क्लास में डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण की विधि के आधार पर, निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर। निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर कंपनियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला आता है इसमें असमामिलित या अपंजीकृत कंपनियां, दूसरा समामिलित कंपनियां। बात करते हैं सबसे पहले असमामिलित या पंजीकृत कंपनियों के बारे में। कोई भी संस्था या संगठन या कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामिलित नहीं है, वह असमामिलित या अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपंजीकृत कंपनी पद में जो संस्थाएं शामिल की जाती हैं जिनका निर्माण भारत में लागू किसी भी विधान के अधीन किया गया है, वो इस प्रकार है। कोई भी साझेदारी फर्म, कोई भी सीमित दायित्व वाली साझेदारी, कोई भी सहकारी समिति, कोई भी समिति या कोई भी अन्य व्यावसायिक संस्था। इनमें से कोई भी संस्था किसी भी समय अपना पंजीयन कंपनी अधिनियम के अधीन करवा सकती है, सेक्शन 366 की उपधारा 1 के अनुसार। सेकंड बात करते हैं समामिलित कंपनियों के बारे में कि समामिलित कंपनियां क्या होती है। समामिलित कंपनियों से आशय हम ऐसी कंपनी से लगाते हैं जिसका निर्माण किसी भी विधान के अंतर्गत हुआ हो। ऐसी कंपनियां भी मुख्य रूप से कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें पहला आता है इसमें शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियां। कोई भी कंपनी जो किसी शासक या प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए शाही अधिकार पत्र रॉयल चार्टर के अधीन निर्मित की जाती है, उसे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी कहा जाता है। इंग्लैंड में ऐसी कंपनियों के निर्माण का प्रचलन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां या वैधानिक कंपनियां। जो कंपनियां संसद अथवा किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी विशेष विधान यानी कि कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त के अधीन निर्मित होती है, उसको हम वैधानिक कंपनियां कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य पथ परिवहन निगम आदि वैधानिक कंपनियों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनी अधिनियम के अधीन समामिलित कंपनियां। कानून में कंपनी से तात्पर्य या कंपनी से आशय हम उस कंपनी से लगाते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामिलित है। ऐसी कंपनी तब अस्तित्व में आती है जब कंपनी अधिनियम के अधीन जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। ऐसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और इस अधिनियम के अधीन जो अधिसूचित नियम होते हैं और विनियम होते हैं उसके द्वारा अभिशासित की जाती है। ऐसी कंपनी उन सभी क्रियाओं कर सकती है जो उसके सीमा नियम के क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सदस्यों के दायित्व के आधार पर, कंपनियों के प्रकार के आधार पर। किसी भी सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी तथा एक व्यक्ति कंपनी को सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समामिलित करवाया जा सकता है। अतः जो सदस्यों के जो दायित्व होते हैं उसके आधार पर हम अधिनियम के अधीन समामिलित कंपनियों को हम कुछ वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें आता है सबसे पहले अंशों द्वारा सीमित कंपनियां।
सेकंड, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, और थर्ड, असीमित दायित्व वाली कंपनियां। बात करते हैं सबसे पहले अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से आशय हम ऐसी कंपनी से लगाते हैं जिसके सदस्यों का दायित्व है उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अद्यत राशि यदि कोई हो तक सीमित होता है, सेक्शन 2 की उपधारा 22 के अनुसार। इस प्रकार किसी भी कंपनी को अंशों द्वारा सीमित कंपनी तब कहा जाता है जबकि इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित जो अंश होते हैं, अंशों के अंकित मूल्य की अद्यत राशि तक सीमित हो। ऐसी कंपनी के किसी भी सदस्यों को उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य की अद्यत राशि से अधिक राशि के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से आशय हम ऐसी कंपनी से लगाते हैं जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायी होते हैं जितनी राशि देने के लिए उन्होंने वचन या गारंटी दी थी। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा दी गई गारंटी की सीमा तक की राशि कंपनी के समापन के समय देने के लिए उत्तरदायी होता है। यह राशि वह कुछ उद्देश्य होते हैं उनके देने के लिए उत्तरदायी होता है जो कि कंपनी के ऋणों अथवा दायित्व भुगतान के लिए या कंपनी के समापन की लागतों, व्ययों, जो खर्च होते हैं, शुल्कों के भुगतान के लिए या अंशदाताओं के आपसी अधिकारों के समायोजन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनियां या असीमित कंपनियां। असीमित कंपनी से आज हम ऐसी कंपनी से लगाते हैं जिसके सदस्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। सेक्शन 2 की उपधारा 92 में, या फिर हम दूसरे शब्दों इस प्रकार कह सकते हैं जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी के प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों और दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, लेकिन ऋण और दायित्व को चुकाने वाले सदस्य या जो सदस्यों को जो अन्य सदस्यों के अंशदान प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार असीमित कंपनी के सदस्यों का भी साझेदारों की भांति असीमित दायित्व होता है, किंतु कोई भी ऋणदाता किसी भी सदस्य पर ऋणों की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ऋणदाता को भुगतान प्राप्त न होने की दशा में कंपनी के समापन के लिए न्यायालय को आवेदन करना पड़ता है। तब न्यायालय अथवा कंपनी समापक सदस्यों को कंपनी के ऋणों, दायित्व, कंपनी के समापन के खर्चों के भुगतान हेतु आवश्यक राशि के भुगतान हेतु अंशदान करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों के प्रकार। सदस्यों की संख्या के आधार पर अथवा कंपनी में जो जनता की सहभागिता के आधार पर जो कंपनियों को हम कंपनियां 3 प्रकार की हो सकती है। पहला सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक या लोक कंपनी। सेकंड आता है निजी कंपनी और तीसरा एक व्यक्ति कंपनी। बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी या लोक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से आशय किसी भी ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है और जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। कोई भी ऐसी कंपनी निजी या सार्वजनिक जो निजी कंपनी नहीं है कि सहायक कंपनी है, तो वह सहायक कंपनी की सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर्नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहती हो। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा जो 2 है उसकी उपधारा 71 के अनुसार, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक कंपनी निजी कंपनी सहित जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है
भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। ऐसी सहायक कंपनी के अंतर नियमों में निजी कंपनी संबंधी प्रतिबंध एवं निषेध विद्यमान है तो वह उन्हें बनाए रख सकती है, या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उस सहायक कंपनी को, यदि वह निजी कंपनी हो तो अपने अंतर नियमों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी वह सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। सार्वजनिक कंपनी की विशेषताएं है भी हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम डिटेल से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है निजी कंपनी। निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर्नियमों में जो निम्नलिखित बातों से संबंधित व्यवसाय करती है, वो बातें होती है इस प्रकार से, जो अपने अंशों यदि हो तो के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर जो अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है। इन सदस्यों में निम्न सम्मिलित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी है और ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। नेक्स्ट, जो अपने अंशों एवं ऋणपत्रों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। साथ ही ये कहना भी उचित रहेगा कि यदि कंपनी का कोई एक या अधिक अंश संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया गया है तो सदस्यों की गणना करते समय सभी संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य ही माना जाएगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 की उपधारा 68। साथ ही वर्तमान में निजी कंपनियों के लिए न्यूनतम पूंजी की कोई राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। निजी कंपनी के जो डिटेल्स जो प्रावधान होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। सेक्शन 2 की उपधारा 62 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी भी एक समामेलित एवं विधिक व्यक्ति है जिसका अपने निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्य का दायित्व सीमित ही होता है जब तक कि वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी ही नहीं हो। एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य केवल एक ही होता है। इसमें कम से कम एक संचालक का होना आवश्यक होता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी में भी अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की जो अवधारणा होती है को भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अंगीकार किया गया था। इस अवधारणा को अंगीकार करने के पीछे मंशा यह रही कि कोई भी एक व्यक्ति भी जोखिमपूर्ण कार्यों को सीमित दायित्व के साथ प्रारंभ एवं संचालित कर सके। इससे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट जो कंपनी के प्रकार है उनको हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।